नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का आज सुबह निधन हो गया। 85 वर्षीय लालजी टंडन बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। लालजी टंडन के निधन की पुष्टि उनके बेटे और यूपी सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन ने की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बाबूजी नहीं रहे। गौरतलब है कि देर रात ही लालजी टंडन की हालत फिर बिगड़ गई थी। गंभीर हालत में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। इसकी जानकारी लखनऊ स्थित मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने दी थी। डॉक्टर राकेश कपूर ने कहा था कि आज उनकी तबीयत ज्यादा गंभीर है, उन्हें फुल सपोर्ट पर रखा गया था। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन को 11 जून को सांस लेने में परेशानी, बुखार और पेशाब में दिक्कत की वजह से लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लालजी टंडन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इस वजह से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। लालजी टंडन का 13 जून को ऑपरेशन किया गया था। हालत गंभीर होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। बीच में 2 दिन बाईपास पैप मशीन पर रहे। मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर के मुताबिक लालजी टंडन के किडनी इन्फेक्शन में दिक्कत थी, ऐसे में डायलिसिस करनी पड़ रही थी। अब लिवर फंक्शंस में भी दिक्कत शुरू हो गई थी। 26 फरवरी को 1958 को लखनऊ के चौक गांव में जन्मे लालजी टंडन की गिनती भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं में होती है। वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी थे। लालजी टंडन कई बार विधानसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्य रहे। लालजी टंडन बीएसपी बीजेपी गठबंधन और कल्याण सिंह सरकार में मंत्री भी रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत खराब हो जाने के बाद लालजी टंडन को 2009 में लखनऊ लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया। उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी को 40,000 वोटों से हराया था। 23 अगस्त 2018 को लालजी टंडन बिहार के राज्यपाल बने। इसके बाद 29 जुलाई 2019 को उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। वहीं लालजी टंडन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि लालजी टंडन को उनकी समाज सेवा के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत बनाने में अहम रोल निभाया। वो जनता की भलाई के लिए काम करने वाले नेता थे। पीएम मोदी ने लिखा कि लालजी टंडन को कानूनी मामलों की भी अच्छी जानकारी रही है और अटल जी के साथ उन्होंने लंबा वक्त बिताया है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लालजी टंडन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर शख्सियत लालजी टंडन के निधन का समाचार बहुत पीड़ादायक है। टंडन जी के साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। उनका लंबा सार्वजनिक जीवन जनता की सेवा में समर्पित रहा और उन्होंने अपने काम से एक अलग छाप छोड़ी है। राजस्थान में चल रहा सियासी घमासान अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। एक तरफ अदालत में लड़ाई लड़ी जा रही है तो अदालत के बाहर भी जुबानी जंग चल रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पूर्व डिप्टी सचिन पायलट को नकारा, निकम्मा तक कह दिया। जवाब में सचिन पायलट ने कहा कि उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है।
वहीं दूसरी ओर आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, जहां सचिन पायलट गुट ने स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका लगाई है। स्पीकर की ओर से सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों को नोटिस दिया गया, जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। वहीं इससे पहले सोमवार को सचिन पायलट गुट की ओर से हरीश साल्वे की बहस पूरी हुई और फिर स्पीकर की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी। सिंघवी ने दलील दी है कि अभी स्पीकर ने किसी विधायक को अयोग्य घोषित नहीं किया है, ऐसे में अदालत का हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। राजस्थान सरकार ने सियासी खींचातान के बीच बड़ा फैसला किया है। राजस्थान में सीबीआई अब सीधे किसी मामले में जांच नहीं कर पाएगी। जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार की सहमति जरूरी होगी। राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार परिस्थितियों के अनुसार ही किसी केस पर जांच के लिए सहमति देगी। वहीं सीबीआई संबंध जांच को लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब राज्य में कांग्रेस सरकार को लेकर सियासी खींचतान जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि दबाव बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने सोमवार को ही कहा था कि आज देश में गुंडागर्दी हो रही है, मनमर्जी के हिसाब से छापे मारे जा रहे हैं। मुझे 2 दिन पहले ही पता लगा था कि मेरे करीबियों के छापे पड़ेंगे। अफगानिस्तान में एक आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें कम से कम 8 अफगान सैनिक मारे गए। रक्षा मंत्रालय ने घटना के बाद कहा कि आत्मघाती ट्रक हमलावर ने सोमवार को पूर्वी अफगानिस्तान में सेना के काफिले पर हमला किया, जिसमें 8 अफगान सैनिक मारे गए। वहीं मैजन वार्डक प्रांत में हुए हमले में 9 अन्य सैनिक भी घायल हुए हैं। हालांकि हमले की अभी तक किसी भी संगठन ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन तालिबान और इस्लामिक स्टेट सहयोगी स्थानीय एक संगठन नियमित रूप से अफगान सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। फरवरी में अमेरिका के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में अपने हमले जारी रखे हुए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए 29 जुलाई का दिन खास होने वाला है। उम्मीद है कि इस दिन भारत को 5 राफेल लड़ाकू विमान की सप्लाई मिल जाएगी। उस दिन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर इसे वायुसेना में शामिल किया जाएगा। हालांकि 29 जुलाई को मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, ये जानना अहम होगा। इस दिन मौसम की भूमिका अहम रहेगी। मानसून होने की वजह से अभी उत्तर भारत में बारिश हो रही है। वहीं 29 जुलाई को वायुसेना में शामिल किए जाने के बाद राफेल विमान को 20 अगस्त को एक समारोह में राफेल को वायुसेना में अंतिम रूप से शामिल किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि भारतीय वायुसेना के ऑफिसर्स ने राफेल की तकनीकी पेचीदगियों को समझने के लिए इसकी व्यापक ट्रेनिंग ली है। एयरफोर्स के अधिकारियों ने इस फाइटर विमान की उच्च मारक क्षमता का गहराई से अध्ययन किया है और अब वे इस पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं बता दें कि भारत को फ्रांस से अलग 2 सालों में 2 स्क्वाड्रन में 36 राफेल विमान मिलने हैं। एयरफोर्स सूत्रों के मुताबिक पहला स्क्वाड्रन अंबाला बेस में पश्चिमी कमान के लिए काम करेगा, तो दूसरा स्क्वाड्रन की तैनाती पश्चिम बंगाल के हाशीमारा एयरफोर्स स्टेशन में की जाएगी, ताकि पूर्वी छोर पर चीन के किसी भी खतरे से निपटा जा सके। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से अगले 12 घंटे में
गंडक और बागमती नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि होने की आशंका है। इस वजह से बिहार के सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और वैशाली में बाढ़ की स्थिति और भी खराब हो सकती है। वहीं जल संसाधन विभाग ने गंडक नदी के नीचे इलाके में रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने को कहा है। सीतामढ़ी में भी बागमती नदी का जलस्तर खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इन नदियों के नेपाल स्थित कंटेनमेंट एरिया में अनुमान से भी ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, वैशाली के साथ साथ सीतामढ़ी, दरभंगा समेत सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के बाद राज्य की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। राज्य के कई नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। राज्य की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिस वजह से 8 जिलों की करीब 3 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। दिल्ली में रविवार को मिंटो ब्रिज पर जलभराव में अपनी जिंदगी गंवाने वाले मृतक कुंदन सिंह के परिवार को दिल्ली सरकार ने 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। रविवार सुबह राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। बारिश के बाद दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर पानी भर गया था। कनॉट प्लेस के मिंटो रोड पर भी बारिश के बाद जलभराव हो गया था। मिंटो रोड ब्रिज पर इतना पानी था कि इसमें डूबकर टेम्पो ड्राइवर कुंदन सिंह की मौत हो गई थी। दरअसल 60 वर्षीय कुंदन सिंह अपनी गाड़ी लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कनॉट प्लेस की तरफ आ रहे थे। मिंटो ब्रिज के पास जलभराव था। कुंदन को लगा कि उनकी गाड़ी पानी से निकल जाएगी। वो पानी के बीच से अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे, लेकिन गाड़ी पानी में फंस गई और इसी दौरान कुंदन की मौत हो गई थी। अब एक दिन की सियासी खींचतान के बाद दिल्ली सरकार ने कुंदन सिंह के परिजनों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 11.5 लाख से ज्यादा हो गई है। देश में कोरोना के अब तक 11,54,917 केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 7,24,702 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इसमें से 28,099 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अभी 4,01,712 एक्टिव केस हैं। वहीं इसी तरह महाराष्ट्र में 24 घंटे में 8,240 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल मरीजों की संख्या 3,18,695 हो गई है। इसके साथ साथ राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से 176 और लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 12,030 हो चुका है। वहीं तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 4,985 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,75,678 हो गई है। राज्य में अब तक इस महामारी से 2,551 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में भी कोरोना केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 954 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। इस तरह से दिल्ली में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,23,747 हो गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 35 मरीजों की मौत भी हुई है। इस तरह से दिल्ली में कुल मौत का आंकड़ा 3,663 पर पहुंच गया है। हालांकि दिल्ली में अब तक कुल 1,04,918 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं इसी तरह आंध्र प्रदेश में 4,074 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा
53,724 पर पहुंच गया है। केरल में 798 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या 13,200 से ज्यादा हो गई है। वहीं आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोरोना महामारी पर रोक लगती नजर नहीं आ रही है। नए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं राज्य में और 1,913 नए केस मिले हैं और मरीजों का आंकड़ा 51,160 पर पहुंच गया है। राज्य में 46 नए मौत दर्ज होने के साथ ही अब तक 1,192 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में भी 710 नए केस के साथ अब तक 23,310 संक्रमित मिल चुके हैं। राजस्थान में 956 केस मिले हैं। राज्य में अब तक 30,390 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि ओडिशा में 673 नए मरीजों के साथ 18,110 मरीज संक्रमित पाए जा चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में सोमवार रात 10 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि ये लॉकडाउन उन 10 इलाकों में लगाया गया है जिसे कोरोना कंटेनमेंट जोन की उच्च श्रेणी में रखा गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने संपूर्ण लॉकडाउन पर जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 3 दिनों में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखने में हुए ये फैसला लिया गया है। कोरोना संक्रमण से पीड़ित अमिताभ बच्चन और सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाले बिग बी अस्पताल में भी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें अपना हेल्थ अपडेट दे रहे हैं। अमिताभ इस मुश्किल वक्त में भी लोगों का अभिनंदन स्वीकार करना नहीं भूल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सभी का शुक्रिया अदा किया। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट पर हाथ जोड़े हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, इस मुश्किल घड़ी में मेरा सारा दिन आप लोगों के प्यार और दुआओं से भरा रहता है। मैं यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से जितना भी हो सकता है आप सभी का अभिनंदन स्वीकारने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल करने के करीब पहुंचती दिख रही है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ट्रायल में सुरक्षित और इम्यून को मजबूत करने में सफल साबित हुई है। इसके नतीजे बेहद उत्साहजनक रहे हैं। बता दें कि परीक्षण में करीब 1,077 लोगों को शामिल किया गया था और पाया कि जिन्हें वैक्सीन दी गई उनमें एंटीबॉडी और व्हाइट ब्लड सेल्स बने जो कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम थे। हालांकि अभी इसका बड़े पैमाने पर ट्रायल बाकी है। ब्रिटेन ने पहले ही वैक्सीन की 10 करोड़ डोज सुरक्षित कर ली है। भारत में भी इस वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का उत्पादन करने का जिम्मा मिला है। बता दें कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की दौड़ में फिलहाल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ही सबसे आगे है। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के कक्षा 12वीं के रिजल्ट की तारीख जारी कर दी गई है। रिजल्ट 21 जुलाई यानी आज शाम 5 बजे घोषित होगा। जो छात्र परीक्षा में शामिल हुए वो आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जा सकते हैं। परीक्षा का आयोजन इस साल 2 मार्च से 31 मार्च तक हुआ था। इस साल 12वीं बोर्ड में कुल 2.25 लाख छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए जो कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरे नहीं हो सके थे। वहीं पिछले साल रिजल्ट 17 मई को जारी किया गया था। इस साल कोरोना वायरस की वजह से रिजल्ट में देरी हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष पदाधिकारियों की आज होने वाली बैठक में राम मंदिर और एलएसी पर चीन के साथ तनाव पर चर्चा होगी।
सरसंघ चालक मोहन भागवत बैठक को संबोधित करेंगे। ये बैठक 2, 3 या उससे ज्यादा दिनों तक चल सकती है। वहीं ये बैठक शारदा विहार स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के आवासीय स्कूल में होगी। इसमें नागपुर के अलावा दिल्ली और अन्य जगहों से आने वाले पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। भागवत और सर कार्यवाही सुरेश भैयाजी जोशी भोपाल पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में कोरोना वायरस ने फिर दस्तक दे दी है। उनके छोटे बेटे तेजस की सुरक्षा में तैनात 2 पुलिसकर्मी संक्रमित मिले हैं। इससे पहले मातोश्री पर तैनात 3 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित मिले थे। तेजस ठाकरे को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। उनके सुरक्षा में तैनात 2 गार्ड के संक्रमित मिलने के बाद अन्य जवानों की भी जांच की गई है और सभी को क्वारंटीन किया गया है। इसके पहले मातोश्री में तैनात 2 पुलिसकर्मी और मातोश्री के पास चाय वाला भी संक्रमित मिल चुका है। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने CISF के पासिंग समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने समारोह को संबोधित भी किया। रेड्डी ने CISF की कार्यशैली की तारीफ करते हुए पासिंग ऑफिसर को बधाई दी। साथ ही ट्रांसजेंडर लोगों के साथ भी बात की। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि ट्रांसजेंडर लोगों का केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सैनिक बनाने का सपना जल्द पूरा हो सकता है। इसे लेकर सरकार विचार कर रही है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार इन बलों में ट्रांसजेंडर लोगों को भर्ती के UPSC की वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का भी विचार कर रही है। राज्य में कानून व्यवस्था लचर होती जा रही है। बीते दिन पंजाब के मोगा में लूट की वारदात सामने आई, जिसमें लोगों में दहशत का माहौल है। दरअसल वारदात रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन दिहाड़े हुई। वहीं सूचना मिलने पर DSP सुबेग सिंह ने जांच शुरू की और आरोपियों को जल्द हिरासत में लेने की बात की। इससे पहले भी मोगा कई संगीन अपराध हुए हैं, लेकिन फिर भी पुलिस की तरफ से अपराधी वर्ग पर नकेल कसी नहीं दिखाई दी। पंजाब के दसूहा कस्बे में बीती शाम कार बाजार के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबर मिलने तक कातिलों का कुछ पता नहीं चल पाया। हालांकि बात अलग रही कि घटना CCTV कैमरे में कैद होगी। मृतक परमजीत सिंह सैनी गांव देवदास तहसील मुकेरिया का रहने वाला बताया गया। परमजीत को 2 लोगों ने गोली मारी, जिन्हें मुंह ढका हुआ था। गोली लगने से परमजीत को अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कोशिश की मगर परमजीत को बचा नहीं पाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र में किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी पर मुनाफा दिखा रहे हैं, तभी तो यहां किसान नाशपाती की बागवानी कर रहे हैं। लाडवा में 18 जुलाई से 22 जुलाई तक उद्यान विभाग हरियाणा की तरफ से फसल उत्सव 2020 का आयोजन कर रहा है। वहीं किसानों का कहना रहा कि अब वो लोग भी धान और गेहूं की परंपरागत खेती छोड़ देंगे और फल बागवानी की खेती करेंगे, जिससे इन्हें कम समय में अच्छी आमदन और मुनाफा हो सके। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की तहकीकात अभी तक जारी है। बांद्रा पुलिस हर एंगल से केस की जांच में जुटी हुई है। इस बीच खबर आई है कि पुलिस के जाने माने फिल्म क्रिटिक राजीव मसंद को पूछताछ के लिए बुलाया है।
वहीं कहा जा रहा है कि राजीव मसंद ने सुशांत को लेकर कई नेगेटिव आर्टिकल लिखे थे, साथ ही सुशांत की फिल्म को नेगेटिव रेटिंग भी दी थी। खबरें हैं कि राजीव ने कुछ लोगों के कहने पर सुशांत की फिल्म को नेगेटिव रेटिंग दी थी। एएनबी सुपरफास्ट में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।